हम वैसे नहीं चाहते कि मार्च में इलेक्शन हो, तो मार्च में इलेक्शन के लिए जो है ना दोनों असम्बलियां तहरीर होंगे और इसके लिए जो मशावरत है वो मुकम्मल हो गई है। इंशाअल्लाह ताला दिसंबर के एंड तक, जुलाई से सितंबर के दौरान पाकिस्तान के इस शोबे से हासिल होने वाली आमदनी $633 मिलियन रही, जो कि गुज़श्ता 4 सरमाइयों से कम है। मुझे लगता ऐसे है कि हमारे जो फैसला साज शख्सियात हैं, सियासतदान हैं, उनका तकरीबन 100% फोकस जो है वो एक दूसरे से लड़ने के ऊपर, वो सियासत के ऊपर। एक तरफ तो सियासत बचाने, अपनी कुर्सी बचाने वाले सियासतदान हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। द स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सर इकबाल के साथ हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, एक बड़ा अहम मामला और इस अहम मामले पर होने वाली पेशरफ्त पर बात करेंगे। बोल न्यूज़ के सीनियर एंकर पर्सन शहीद अरशद शरीफ के कत्ल के हवाले से, जिन पर अब सो मोटो लिया गया और सो मोटो के बाद कल बाकायदा एक समात हुई और आज दूसरी समात हुई, जिसपे JIT भी अब तश्कील हो गई है और स्पेशल अब ये JIT जो है वो 2 हफ्तों में रिपोर्ट भी देगी। तमाम तर तहकीकात इसमें की जाएंगी। बहुत से सवाल है, बहुत से मामलात हैं अंदर की। बड़ी खबर में आपको ये बताएंगे कि इस मौके पर जितने भी लोग शामिल तफ्तीश होने चाहिए, क्या वो किए जाएंगे? जो ख्वाहिश थी मुद्दइयों की, क्या उनको शामिल किया जाएगा? ये बहुत अहम सवालात भी हो रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ अब ये मामला इतना सादा और इतना आसान था जिसे एक तहकीकात के ज़रिए, तफ्तीश के ज़रिए पिछले 45 दिन में हुकूमत कर सकती थी, लेकिन हुकूमत जानबूझ के कर रही है, नाअहली है, या इस मामले को अपने खातर में नहीं ला रही। क्या वजूहात हैं, ये भी हम बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ सीनियर एंकर पर्सन भी हैं और लॉयर भी हैं, बैरिस्टर एहतशाम साहब। बहुत शुक्रिया एहतशाम साहब आपके वक्त का। बैरिस्टर साहब, ये बड़ा सादा सा एक मामला था कि कत्ल हुआ है, उसके बाद एक तहकीकाती तफ्तीश टीम बनाई जाए जो तमाम तर पहलुओं के हवाले से तफ्तीश करे, अंदरून मुल्क भी, बैरून मुल्क भी, और जो उनके घर वाले मुद्दई जो हैं वो उनकी ख्वाहिश के मुताबिक FIR दर्ज हो। लेकिन ये मामला अल्टीमेट 44 दिन के बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को खुद नोटिस लेने के बाद ये करना पड़ा। अगर ऐसा हो तो फिर उस मुल्क में, उस हुकूमत में, उस रियासत में इंसाफ तो कहीं दूर दूर तक ना हो। बहुत शुक्रिया मुदस्सर। मैं समझता हूँ आपने ये बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया कि इवेंचुअली सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो नोटिस किया तकरीबन कोई 42 दिन के बाद, और मैं समझता हूँ कि यही असकुद नोटिस चीफ जस्टिस साहब अगर पहले ले लेते तो बहुत बेहतर होता, क्योंकि 40, 41, 42 दिन तक जो है वो मामला हुकूमत के सपुर्द थे और हुकूमत के हवाले से खानदान वालों को पहले ही तहफ़्फ़ुज़ात थे और हुकूमत के हवाले से सहाफ़ती बरादरी को भी तहफ़्फ़ुज़ात थे और हुकूमत के हवाले से अरशद शरीफ शहीद को भी तहफ़्फ़ुज़ात थे। तो यहाँ पे तो सिचुएशन वही हो गई थी ना कि क्योंकि इसी दौरे हुकूमत में अरशद शरीफ पर FIR दर्ज हुई थी, जिनकी वजह से वो मुल्क छोड़कर दुबई चले गए। फिर इल्ज़ाम ये भी लगा कि उनको वहाँ पर भी रहना मुश्किल किया गया, फिर वो कीनिया चले गए। तो उसमें बार बार जो उंगली उठ रही थी वो हुकूमत वक्त की जानिब उठ रही थी। तो इस केस में अब हो ये रहा था कि उंगली भी उन्हीं की जानिब उठ रही है और तफ्तीश और तहकीक करने में भी वो ऑल इन ऑल है। तो वहां पर सुप्रीम कोर्ट का रोल बहुत ही अहम था और आर्टिकल 184(3) की जो रिस्ट्रिक्शन है, जिसको तारीखी तौर पे अगर आप देखें तो मुख्तलिफ चीफ जस्टिस जो हैं वो इस्तेमाल करते रहे हैं बहुत सारे मामलात के लिए। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत इम्पोर्टेंट अहम मसला था। पूरे मुल्क में एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी की लहर दौड़ गई थी, एक फेयर था, एक तजब्जुब था, और उसको मद्देनजर रखते हुए चीफ जस्टिस साहब अगर पहले नोटिस ले लेते और हुकूमत को भी बुलवा लेते और घर वालों को भी बुलवा लेते और तहकीकाती टीम के मेंबरान को भी बुलवा लेते तो चीज़ें शायद ज़रा बेहतर पहले मैनेज हो जाती। अच्छा, अगर हम इस वक्त बैसियत एक वकील भी और बैसियत एक जर्नलिस्ट भी, मैं क्योंकि अरशद शरीफ के साथ ताल्लुक बैसियत जर्नलिस्ट और केस को बैसियत वकील, अगर आप देखते हैं अब इसके बाद जो JIT बनाएगी, जो अहकामात अब सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि रिपोर्ट उनके पास आए, अब ऑप्टिमिस्टिक मैं तो बहुत ज़्यादा होता हूँ। अब देखते हैं वाकई कुछ बेहतरी की जानिब हो जाएगा और ये मंतकी अंजाम की जानिब मामला नज़र आएगा हमें। बड़ा मुश्किल है ये कहना, क्योंकि आप देखें कि अब मामला जो है वो उसके कई वर्जन्स हैं। मैं एक वकील की हैसियत से अगर आपको जवाब दूं तो क्रिमिनल लॉ में
जब भी कोई क्रिमिनल केस इस तरह का होता है उसमें एक से ज्यादा मौक़िफ़ मुख्तलिफ लोगों के सामने आ जाए तो उसका बेनिफिट हमेशा मुल्जिमान को जाता है। तो अब जो FIR दर्ज हुई है जिसमें SHO जो है वो मुद्दई हैं, उसमें उन्होंने 3 लोगों को नामजद किया है, वो खुर्रम अहमद, वकार अहमद और एक और नाम है उसके अंदर। अब जो घर वाले कह रहे हैं वो एक मुख्तलिफ वर्जन कह रहे हैं। तो जब इतने 2 वर्जन तो यही हो गए। अब आप एक वर्जन होगा जो कि ये जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी थी उनकी 576 सफ़ात की रिपोर्ट थी, उनका वर्जन है, उसमें उन्होंने बहुत सारे सवालात वगैरह उठाए हैं। वो पूरी तौर पर अभी सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान ने पढ़ी भी नहीं थी, तो उन्होंने कहा कि एक और JIT बना दी जाए। अब वो नई JIT बन गई है, अब वो तहकीकात करेंगे, उनके लिए फंड्स भी मुख्तस किए गए हैं। फॉरेन ऑफिस को भी कहा गया है कि उनके वीज़ाज में उनको मावनत दी जाए और उसके बाद उनको कहा गया है कि जहाँ पे आपको ज़रूरत हो सुप्रीम कोर्ट से आप रब्ता करें। अब वो अपना काम शुरू करेंगे, फिर एक वर्जन उनका आएगा। तो जब इतने ज़्यादा वर्जन एक केस के हो जाते हैं तो उसमें फिर एक्चुअली सच है क्या, उसकी तह तक पहुँचना बहुत ही मुश्किल होता है। और बेनिफिट ऑफ द डाउट का मतलब ये होता है कि इवेंचुअली इस केस का कुछ बनेगा नहीं। सही, तो इसका मतलब है कि ये फिर केस खुदा न खास्ता बहुत तवील जो है, जो आप बीइंग ए लॉयर बात कर रहे हैं, क्योंकि एक तो FIR ही दर्ज जो है वो पुलिस ने अपनी मर्जी से कर ली है और उसके बाद जहां वो सोचा जा रहा था, जिनको जिम्मेदार ठहराया जा रहा था एहतशाम साहब, वो तो फिर उसमें जब शामिल है तफ्तीश ही नहीं होंगे इस FIR के बाद क्या? वो तो अब ये JIT बता सकती है कि वो किसको शामिल तफ्तीश करेगी, किसको शामिल तफ्तीश नहीं करेगी। ये तो मुकम्मल तौर पर तफ्तीशी अफसर का इस्तेहकाक होता है। और अगर कानूनी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपसे अर्ज करूं तो इसके ऊपर सुपीरियर कोर्ट्स की बेशुमार जजमेंट्स हैं जिसमें वो कहते हैं दैट इवन द कोर्ट्स कैन नॉट स्टेप इनटू द शूज ऑफ एन इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर। यानी कि तफ्तीश करना तफ्तीशी अफसर का इस्तेहकाक है और वो तफ्तीश करता है तो अदालत उसको डायरेक्ट नहीं कर सकती कि आप ये तफ्तीश में लिखें या ये तफ्तीश में लिखें। तो वो तो तफ्तीशी अफसर नहीं करना है, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर नहीं करना है, जो इस केस में अब JIT है, अब उसके मेंबरान भी हैं। तो अब देखना यह है कि वो क्या तफ्तीश करते हैं, किस डायरेक्शन में लेके जाते हैं। तो आपने तो बड़ा एक अहम पॉइंट जो है वो इस वक्त कानूनी नुक्ते के ऊपर उठाया है। तो ये तो अभी से इन चीज़ों को देखना बड़ा ज़रूरी है, न सिर्फ ये खुश हुआ जाए कि जनाब ये सोमोटो भी हो गया है और उसके बाद अब JIT भी बन गई है। तो ये तो बड़ा अहम पॉइंट है। तो इसका मतलब है कि जो मैं आपको कह रहा था ऑप्टिमिस्टिक, तो खुशफहमियों में नहीं रहना चाहिए कि मैं तो बिल्कुल मुदस्सिर शुरू में जब ये लोगों ने कहना शुरू किया ना, मैंने देखा इवेंचुअली आई एम सॉरी, आप अपना सवाल कंप्लीट। जी मैं यही कह रहा था। तो इसका मतलब है खुशफहमियों में, तो फिर इसका मतलब है नहीं रहना चाहिए। ये चीज़ें इतनी सादा और सहल नहीं लग रही थी। पिछले 2 दिन से मैं खुश हो रहा था कि कम से कम JIT बना दी सुप्रीम कोर्ट है और चीज़ें आसान हो जाएंगी। नहीं, मैं यही आपसे कह रहा था कि शुरू में ही जब ये खबर आई है कि असकुद नोटिस इवेंचुअली सुप्रीम कोर्ट ने ले लिया और शेख रशीद का भी ट्वीट था, जी और भी PTI के लोगों के ट्वीट्स थे, सहाफती बरादरी थे, तो मैं तभी कह रहा था कि ये मामला बहुत बिगड़ चुका है। और दूसरा ये है कि अब असकुद नोटिस लेना जो है उसमें देर होगी अब बहुत ज्यादा। और फिर असकुद नोटिस लेने के बाद भी आप देखें कि जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि रात तक FIR का इंदराज हो जाना चाहिए, तो मैंने FIR के इंदराज से पहले सोशल मीडिया पे ये ट्वीट किया था कि आप देख लीजिएगा कि जब खबर आएगी कि FIR दर्ज हो गई है तो उस FIR का मुद्दई हुकूमत का ही कोई इंस्पेक्टर होगा। और एग्जैक्टली वही हुआ जो मैंने आपको बताया था। तो अब ये बातें चले ठीक है अपनी जगह पे हो रही हैं, सोमोटो भी है, बाकी चीजें भी है, लेकिन बहुत मुश्किल होता है, कठिन होता है इंसाफ की तह तक पहुंचना। और जो हालात हैं, जो वाकयात हैं, उसमें मुझे बहुत मुश्किल लग रहा है। बहुत मुश्किल लग रहा है। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर एहतशाम साहब हमारे साथ मौजूद थे। एक कानूनी नकात है जिनके हवाले से उन्होंने बड़े अहम तरीके से और बड़े कहेंगे ना सलीस तरीके से, आसान तरीके से वो बता दिया कि इतना आसान नहीं है जितना ये लग रहा है। बहरहाल अब देखते हैं आगे ये मामलात किस तरह से बढ़ते हैं। हम प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे और अब कुछ बात कर लेते हैं कि इमरान खान ने आज मीटिंग कुछ ही देर पहले उनकी ख़त्म हुई है, जिसके हवाले से बोल न्यूज़ ने ब्रेकिंग भी आपको दी है कि इमरान खान ने इसी महीने अब असम्बलियाँ डिज़ोल्व करने का प्लान कर लिया है और इस पर अब बाकायदा तौर पर अमल भी होने जा रहा है। अब असम्बलियाँ जब डिज़ोल्व होंगी तो फिर फौरी इलेक्शन का मुतालिबा भी इमरान खान चाहते हैं कि कल शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि वो रमज़ानुल मुबारक से पहले हो जाए। लेकिन जिन खदशात का इजहार किया जा रहा है इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबरान असम्बली की जानिब से कि अगर हम
इलेक्शन करवा देंगे तो उसके बाद वो आम इंतखाबात की मुद्दत को मजीद बढ़ा देंगे 8-10 महीने के लिए, फिर हमारे लिए और मुश्किल खड़ी हो सकती है। लेकिन इमरान खान कहते हैं कि उनके पास कोई चारा नहीं बचेगा कि वो आम इंतखाबात की जानिब जाएं। इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर साहब। बहुत शुक्रिया असद कैसर साहब आपके वक्त का। अब दोनों पार्लिमानी जो कमेटीज़ हैं यानी कि KPK है और पंजाब है, एतमाद में उनको ले लिया गया है और कहा जा रहा है कि अब अगले चंद दिनों में ये तहलील हो सकती हैं, लेकिन खुद खदशात का भी इजहार हो रहा है। तो वाकई अब ये मामला फैसला हो गया कि अगले 10-12 दिन में असम्बलियाँ तहलील का ऐलान हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, देखिए हमने तो डिसाइड किया है, कल जो हमारी मीटिंग हुई उसमें भी तय हुआ है। हम वैसे नहीं चाहते हैं कि मार्च में इलेक्शन हो, तो मार्च में इलेक्शन के लिए जो है ना दोनों असम्बलियाँ तहलील होंगे और इसके लिए जो मशावरत है वो मुकम्मल हो गई है और इंशाअल्लाह ताला ये दिसंबर के एंड तक जो है ना। लेकिन सदर मुमलिकत की कल इसहाक डार साहब से मुलाकात थी, एक उस मुलाकात को लेकर बहुत ज़्यादा बात हो रही कि शायद कोई मुज़ाकरात का रास्ता निकले, कुछ असम्बलियों का आगे बढ़ने के कुछ मामलात हों, तो कोई मुज़ाकरात के कुछ इस किस्म के इशारे हैं? देखिए इस वक्त तो मुझे पता नहीं है डिटेल में कि क्या बातचीत हो रही है। अच्छा, जरूर टीवी के जरिए से हमें पता चल जाता है। बिल्कुल हम चाहते हैं, देखिए हम चाहते हैं कि मुल्क में स्टेबिलिटी आए, ये पॉलिटिकल पोलराइजेशन जो है हम इसको कम करना चाहते हैं और साथ ही चाहते हैं कि मुल्क में जो इस वक्त माशी अदम इस्तेहकाम है इसके लिए कोई रास्ता निकाला जाए और वो तब मुमकिन है जब एक कंसेंसस बिल्ड हो और उसमें हमारी तरफ से सबसे पहले जो हमारा डिमांड है वो अर्ली इलेक्शन हो और फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो ताकि सबको उसके ऊपर जो है ना एतमाद हो। सही, लेकिन असद कैसर साहब एक चीज़ मैं यहाँ पर आपसे जानना चाहूँगा कि पंजाब के हवाले से तो ये बहुत ज़्यादा बात हो रही है कि परवेज़ इलाही साहब शायद मज़ीद हुकूमत चलाना चाह रहे हैं, लेकिन ये KPK के हवाले से भी बात हुई कि वहाँ भी कुछ लोग ये चाह रहे हैं, वज़ीर आला से बात हो रही है कि असम्बलियों को थोड़ा मज़ीद चलाया जाए, मज़ीद डेवलपमेंट का काम वो किया जाए, कोई ऐसी खबर है? मैं कैटेगरी पे आज सुबह मेरी महमूद खान से बात हो गई है। अच्छा, वो तो कहते हैं कि इमरान खान जिस वक्त बोलेगा उससे एक मिनट भी आगे नहीं जाएगा, तो वो 100% जो है ना जैसे खान साहब चाहेंगे उसके मुताबिक होगा। अच्छा ठीक है, आप पंजाब और KPK के हवाले से बात कर रहे हैं, लेकिन आप असम्बलियाँ तहलील कर देते हैं इमरान खान साहब के ऑर्डर के बाद, उसके बाद 66% मुल्क में तो इंतखाबात हों, लेकिन वफाकी अगर इंतखाबात में ना जाए और जिस तरह से वो डिले करे तो फिर क्या होगा सर? देखो दुनिया में होते रहते हैं ना, इंडिया में देखे आपका देखते हैं कि इलेक्शन के मुख्तलिफ मराहल होते हैं, तो देखो हम तो सुबह ही इलेक्शन पंजाब में हो जाएगा, KPK में हो जाएगा और इंशाल्लाह हमें पूरी कभी उम्मीद है कि पंजाब और KPK के अवाम जो है तरीके से आपके ऊपर अपना एतमाद का इजहार करेंगे और वहाँ हम अपनी हुकूमत बनाएंगे। जब हमारी हुकूमत बन जाएगी वहाँ तो हमारी और भी आसानी पैदा हो जाएगी। हम चाहते हैं कि आए बैठे में टेबल पे और हमारे साथ जो है ना मामलात तय करें ताकि इलेक्शन के लिए एक मुत्तफिका डेट हम उसको करें। सही, अच्छा, लेकिन एक चीज़ जो है वो इस वक्त अभी आप मज़ाकरात मामलात बाकी सारी चीज़ें चल रही हैं, लेकिन हुकूमत ने जैसे सलमान शहबाज साहब है अब वो वापस आ रहे हैं, अदालत ने भी बहरहाल कह दिया है, तो फिर अगले आने वाले वक्त में नवाज शरीफ साहब भी आएंगे, तो फिर नवाज शरीफ साहब के आने के बाद फिर हो सकता है कोई मामलात आगे बढ़ पाए। बेसिकली उन्होंने अपना काम कर दिया, नैब की कानून को चेंज कर दिया, आपने कैसे खत्म कर दी और अभी सारे आ रहे हैं। उन्होंने ये हुकूमत से जितनी रिलीफ लेनी थी वो ले ली, आवाम को कोई रिलीफ नहीं दिया। आवाम जो है ना चाहे बाढ़ में, उसके लिए उसकी कोई कीमत नहीं है। इस वक्त इससे मुल्क नहीं संभाला जा रहा है, मुल्क की इकोनॉमी डूब रही है। हम चाहते हैं कि आए इस मुल्क को इस्तेहकाम के लिए कि पूरी इलेक्शन हो। सही, बहुत शुक्रिया असद कैसर साहब हमारे साथ मौजूद थे। मुलाम तो इसमें है कि फौरी तौर पर इलेक्शन हो, लेकिन इलेक्शन करवाती हुई हुकूमत नज़र नहीं आ रही है। अगर ये असम्बलियाँ तहलील हो जाती हैं तो फिर इसका मतलब है मुल्क में 66% हिस्से में इंतखाबात होगा और हुकूमत क्या करेगी ये अहम पॉइंट है। लेकिन इस सारे अमल में अगर हम बात करें कि पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर रहने वाले पाकिस्तानी क्या सोच रहे हैं, तो हम अंदर की खबर आपको दें कि समंदर पार पाकिस्तानियों के बाद मुल्क में ज़र मुबादला की आमद के तमाम उम्मीदें बुनियादी तौर पर टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट शोबे से वाबस्ता थी, लेकिन सियासी अदम इस्तेहकाम ने टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट का बट्टा बिठा दिया है। मार्च 2022 में
पाकिस्तान की नादहिंदगी के इम्कानात 5% थे, जो आज सरासमयी तारीख कर देने वाली 75% सतह पर आ चुके हैं। 5 से 75% तक का सफर महज 9 माह में तय हुआ है। नाज़रीन, रवां माली साल के आगाज में पाकिस्तान में 2022 के लिए $3 अरब मालियत की टेक्नोलॉजी सर्विसेज की बरामदात को छू रहा था। माली साल 2016 की पहली सहमाई के बाद माली साल 2023 की पहली सहमाई में पहली मरतबा टेलीकॉम बरामदात में गुज़श्ता साल के मुकाबले में कमी वाक़ई हुई है। जुलाई से सितंबर के दौरान पाकिस्तान के इस शोबे से हासिल होने वाली आमदनी $633 मिलियन रही, जो कि गुज़श्ता 4 सहमाइयों से कम है। आखिरी बार ऐसा कुछ माली साल 2014 और 2015 के दौरान हुआ था। अप्रैल और अक्टूबर के दरमियान हर माह औसतन साल ब साल नमू सिर्फ 9.56% रही। 2021 की ही इसी मुद्दत में मुतल्लिका आदाद शुमार 48.83% थे, जबकि मई 2020 के बाद रवां साल सितंबर में पहला मौका था जब IT की बरामदात में 1 साल के अरसे में कमी वाक़ई हुई है। इधर मुसलसल चौथे माह ऑटो फाइनेंसिंग में कमी का रुझान बरकरार है। एक रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता माह में आखिर में 345 अरब रुपए की ऑटो फाइनेंसिंग की गई, जो कि गुज़श्ता बरस अक्टूबर में की गई थी। 246 अरब रुपए की ऑटो फाइनेंसिंग के मुकाबले में 0.1% भी कम है। गाड़ियों की फरोख्त जुलाई तक अक्टूबर के दौरान 39,700 यूनिट्स तक गई, जो एक साल में 74,952 यूनिट्स थी। माहिरीन ने खबरदार किया कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से 100 बेसिस पॉइंट्स के इजाफे के साथ शरह सूद 16% पर पहुंच गया, जिसकी वजह से अगले साल तक भी गाड़ियों की तलब में कमी रहने का ही इम्कान है। मईशत के हवाले से बेयकीनी की इस सूरत हाल के अंदर तमाम निगाहें मुंतज़िर और मुल्तजी हैं कि कब सरकार अपनी नई पॉलिसीज मुतारिफ करवा कर मुल्क को मुआशी बहरान से निकाल पाएगी और कब मईशत के हवाले से दोबारा से अच्छी खबरें सुनने को मिलेगी। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ उम्मीद है, तवक्को है, अमल होता हुआ नजर नहीं आ रहा, क्योंकि इस वक्त वजीर खजाना खुद हाथ खड़े करके बैठे हैं और मुल्क को गुजारे लायक चलाने की कोशिश कर रहे हैं। प्रोग्राम में एक ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर मजीद बात होगी। ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहते हैं। इस वक्त पाकिस्तान में अगर कारोबारी फुकदान है तो वो उसका इंडेक्स मज़ीद नीचे जा रहा है, महंगाई है वो मज़ीद ऊपर आ रही है और इस वक्त कर्ज़ों की अदायगी के लिए हुकूमत वक्त अब मज़ीद सऊदी अरब से जो है वो कर्ज़ मांग रही है कि हमने कर्ज़ों की ही अदायगी करनी है। तो मामला ये है कि तकरीबन $4.2 अरब की दरख्वास्त पाकिस्तान की जानिब से की गई है। फ़ारूक सलीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर मुआशियात है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब आपके वक्त का। डॉक्टर साहब, बड़ा सादा सा एक मामला है कि पाकिस्तान ने अब कर्ज़ देना है, तो हम तो अब कह देंगे कि कर्ज़ की पीते थे मैं, तो अब फाका मस्ती ला रही है हमारी, वो रंग आ गए हैं हमारे कि अब कर्ज़ इधर से लेंगे उधर देंगे, उधर से लेंगे इधर देंगे, पॉलिसी कुछ नहीं होगी हमारे पास। देखिए, इतना सादा सा मामला भी नहीं है। अच्छा, पिछले 35 साल से ये मामला चल रहा है। हर साल हम देखते हैं कि हमारा वज़ीर ख़ज़ाना जो है वो नेशनल असेंबली के तौर पे खड़ा होता है और हमें बताता है कि इस साल 4,000 अरब का खसारा होगा, 5,000 अरब का खसारा होगा। फिर साल के आखिर में पता चलता है कि मुल्क ने $25 बिलियन में तजारती खसारा कर दिया, तब 35 बिलियन पे पहुंच गया। अब ये बताया जा रहा है कि $45 बिलियन का हमने खसारा किया है तजारत में और कोई 5,500 या 6,000 अरब का खसारा किया है हमने बजट में। और ये कहानी हम पिछले 25, 30, 35 साल से सुन रहे हैं और उन्हीं गलतियों की वजह से आज हम खड़े हैं कि हमारे ऊपर कोई 63,000 अरब रुपए का कर्जा चढ़ गया। तो सादा मामला नहीं है, 30-35 साल की गलतियां हमारे सामने आ रही। तो डॉक्टर साहब, फिर इससे अब कोई निकलने की कोई रास्ता है? हमने तो कहा कि मिफ्ता इस्माइल साहब शायद नए हैं, काबू नहीं कर पाएंगे, डार साहब आएंगे, मैजिक बड़ा अच्छा है डार साहब का, वो आके को बेहतर करेंगे। तो यहाँ तो वो भी अब, बल्कि वो तो धमकाते हुए भी IMF को नजर आए हैं, तो कोई रास्ता कोई नहीं अब निकलने का। देखिए, हर मसले का हल है। हर मसले का हल होता है।
दो चीज़ें दरकार होती हैं, एक सियासी नीयत और दूसरी काबिलियत। आप जो भी गोल अचीव करना चाहते हैं, गोल तक पहुंचना चाहते हैं, अगर आपके पास सियासी नीयत है और उसके साथ आप जमा कर दें काबिलियत को, तो आपका हल जो है वो निकल आता है। देखिए, इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज जो हुकूमत को है मेरी नज़र में, वो है डॉलर्स का फुकदान, कि ख़जाने में डॉलर्स हो गए हैं ख़त्म। और पाकिस्तान जैसा मुल्क एक ऐसा मुल्क है जिसका इन्हिसार जो है, जिसकी डिपेंडेंसी जो है वो दरआमदाद पे बहुत ज़्यादा है। हम गंदम भी इंपोर्ट करते हैं, हम तेल इंपोर्ट करते हैं, पेट्रोल इंपोर्ट होता है, डीजल इंपोर्ट होता है, अद्वियात इंपोर्ट करते हैं, हम खाने बनाने का तेल इंपोर्ट करते हैं, कोयला इंपोर्ट होता है। इन सब चीज़ों को इंपोर्ट करने के लिए हमें चाहिए डॉलर्स। ये आलमी मंडियों में डॉलर्स ही चलते हैं। डॉलर्स हम खत्म हो गए, तो अब किया जाए तो क्या किया जाए? तो डॉक्टर साहब, डॉलर के हवाले से तो ये बात की गई थी कि डॉलर जो है वो 200 से नीचे आएगा, डॉलर की अवेलेबिलिटी होगी। आज 224 पे तो है मार्केट इंटरबैंक में, लेकिन मार्केट में तो 240 में भी अवेलेबल नहीं है। तो इसको भी फिर हुकूमत कंट्रोल नहीं कर पा रही। कोई सिरा आपको लगता है कि हुकूमत ने पकड़ा हो कि जहां से चले कुछ काबू कर लिया जाए? देखिए, मुझे लगता ऐसे है कि हमारे जो फैसला साज शख्सियात हैं, सियासतदान हैं, उनका तकरीबन 100% फोकस जो है वो एक दूसरे से लड़ने के ऊपर, वो सियासत के ऊपर। एक तरफ तो सियासत बचाने, अपनी कुर्सी बचाने वाले सियासतदान हैं, दूसरे जो अपनी कुर्सी खो बैठते हैं वो कुर्सी पे वापस आने की जंग शुरू कर देते हैं। बजाय इसके कि हमारे सियासतदान एक दूसरे को कंपैरेटर समझें, एक दूसरे को सियासी मद्दे मुकाबिल समझें, वो एक दूसरे को दुश्मन जानने लगते हैं। तो ये जो जमहूरियत पाकिस्तान में, जो पाकिस्तान की स्टाइल की जमहूरियत है, ये मैं समझता हूँ 22 करोड़ पाकिस्तानियों के लिए तो काम नहीं कर रही। सही। तो इसका मतलब है कि फिर अब हम जो उम्मीद लगा के बैठे थे कि ये हुकूमत शायद कुछ मामलात को बेहतर करने की पोजीशन में आए, वो अगर हम शॉर्ट टर्म की बात करें तो ऐसी कुछ बेहतरी आम आदमी के लिए डॉक्टर साहब वो नहीं है फिर? देखिए, इस वक्त तो जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उसका शॉर्ट टर्म जो इमीडिएट हल है वो है कि हमें IMF के प्रोग्राम में वापस जाना होगा। सही। IMF के प्रोग्राम में वापस जाए बगैर कोई कदम आगे नहीं उठा पाएंगे। जिस तरह हमारे कर्जाजात ड्यू हो रहे हैं, जिस तरह हमें कर्जाजात वापस करने हैं, जिस तरह हमारे ऊपर इंपोर्ट्स का बोझ है, जिस बुरी तरह हम इंपोर्ट्स के ऊपर इन्हिसार करते हैं, अगर इन्वेस्टर की एतमाद को वापस लाना है तो IMF के पास जाना होगा, अगर रुपए को स्टेबलाइज करना है तो हमें IMF के पास जाना होगा। तो ये डॉक्टर साहब इसका मतलब है कि प्रोग्राम की जाने वापस जाना पड़ेगा IMF के, तब जाके कदरे शॉर्ट टर्म के मामलात होंगे, लेकिन वहाँ भी शायद हमें इस वक्त नज़र नहीं आ रही। तवक्को उम्मीद कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद थे डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और अब हम आगे बढ़ेंगे। एक बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है और वो है बोल बाज़ार में कि पाकिस्तान में जो राइस की एक्सपोर्ट है, एक्सपोर्ट पाकिस्तान की, एक तो राइस बहुत अच्छा है और एक एक्सपोर्ट आने वाले दिनों में ये उम्मीद तवक्को की जा रही थी पिछले साल में कि मज़ीद बढ़ेगी, यानी $2.5 अरब तक गई और उसके बाद अब $1.5 अरब तक आती हुई नज़र आ रही है। दो वजूहत है, एक तो हुकूमत की पॉलिसी नहीं है, फिर डॉलर के मसाइल हैं, और दूसरा है कि जो सैलाब की सूरत हाल है। इस पर बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त चेयरमैन राइस एक्सपोर्टर्स चेलाराम केवलानी साहब, बहुत शुक्रिया केवलानी साहब आपके वक्त का। ये बताइएगा कि क्या मामला हुआ कि पिछले साल एक बड़ी अच्छी एक्सपोर्ट थी और अब के बार उसमें तकरीबन जो है वो बहुत बड़ा जंप आया कि नीचे आ रही है। वजूहात क्या है बुनियादी? बहुत शुक्रिया जनाब। देखें, इस मरतबा 2-3 वजूहात हैं। सबसे पहली वजूहात ये है कि गैस जो है वो सप्लाई हमारे एक्सपोर्टर की बंद की गई है जी, और सेकंड जो है, जो लाइट है, अब लाइट इस जो कीमत पे है वो हमारे एक्सपोर्टर हज़ार जो है वो सर्वाइवल नहीं कर सकते हैं, जबकि लोगों ने फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने खुद बोला कि पूरे पाकिस्तान में एक्सपोर्ट को लाइट जो है वो 19 रुपए 90 पैसे में दी जाएगी एक्सपोर्ट सेक्टर को। टेक्सटाइल को तो दी है ना उन्होंने। 90 पैसे वाली लाइट कहाँ है? हम राइस सेक्टर को तो वो लाइट नहीं मिली है 19 रुपए 90 पैसे के हवाले से। अच्छा, तो नहीं, मतलब टेक्सटाइल वालों से तो उन्होंने बात हुई कि जी उनको दे रहे हैं, तो आप भी तो एक्सपोर्टर्स थे और बहुत बड़ा चंक आपका एक्सपोर्ट का आया है। मैं समझता हूँ सबसे बड़ी एक्सपोर्ट इस टाइम पे राइस की है, जो 2.5 बिलियन हमने लास्ट ईयर जो टारगेट अचीव किया था
उसमें हमको गवर्नमेंट की अच्छी खासी सपोर्ट थी। और इस मरतबा एक तो क्रॉप हमारा जो फ्लड की वजह से डैमेज हो चुका है 30 to 40%, एक तो उसके असरात हैं, और दूसरी तरफ गैस और लाइट, तो ये बहुत बड़ी चीज है। और तीसरी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है डॉलर की। अब उधर से फाइनेंस मिनिस्टर साहब कह रहे हैं कि मैं डॉलर को जो है वो 200 रुपए पे लेके आऊंगा, और यहाँ डॉलर कहीं भी कम नजर आते हुए दिखाई नहीं दे रहा है। अब बैंकों में जाते हैं तो डॉलर $25,000 भी नहीं मिलते हैं। जो लोग ट्रेवल करते हैं उनको $5,000 बाजार से मिलने के लिए तैयार नहीं है। और एक्सपोर्टर हजरात के लिए ये कह रहे हैं कि मैं डॉलर 200 पे लेके आऊंगा, तो अब एक्सपोर्ट हजरात क्या समझे कि ये डॉलर हमको कहाँ, किस रेट में हम जो है आगे कटिंग करेंगे डॉलर की। कोई पॉलिसी नहीं है गवर्नमेंट की, पॉलिसी नजर ही नहीं आ रही है गवर्नमेंट की। और खासतौर पर जो एक्सपोर्टर्स को सहूलियात होनी चाहिए, जब वही नहीं दी जा रही तो एक्सपोर्ट मजीद नीचे आ रही। बहुत शुक्रिया राम केवलानी साहब हमारे साथ मौजूद थे, चेयरमैन। और अब हम बात करेंगे अब आवाम क्या कहते हैं, क्योंकि आवाम सिर्फ एक कहते हैं महंगाई कम कर दी जाए। इस वक्त आम अशिया की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। अवामी रद्द-ए-अमल देखते हैं आवाम क्या कहते हैं। बहुत मुश्किल हो गया है, आदमी क्या खरीदेंगे। प्याज 200 रुपये किलो कभी हुआ है? बस ये कि समझ लो गरीब आदमी तो जो कहा गया है ना कि क्या नाम है, गरीब कोई नहीं रहेगा, तो गरीब का मर जाएंगे ना तो फिर रहेगा कहाँ से गरीब। मेरे भाई अभी ये चीज़ मैं लेकर आया पहले 30 रुपए की, अभी 50 रुपए की है। दूध 180 का था, अब 225 का लेकर आया हूँ मैं। चाहे डिपार्टमेंट स्टोर हो चाहे लोकल हो, महंगाई का तनाव बढ़ता ही जा रहा है दिन ब दिन। तो ये कि रोज सब्जियों में तो रोज़ बरोज़ इजाफा हो रहा है, और प्याज तो समझो 250 रुपये किलो हो गई, नायाब हो गई है। तो यह है हुकूमत की कारकर्दगी और बिलखते रोते अवाम आपके सामने। मुदस्सर इकबाल को इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। एक ही मुद्दे पे 2 एफआईआर काटी गई हैं, एक ही केस है, एक कराची में एक इस्लामाबाद। बस सवाती साहब की एक मुद्दे पे 50 काट दी हैं, तो बस आप बस खड़े रहेंगे तो भाई ये होगा। और लेकिन इस दफ़ा कौम जाग चुकी है, ये एक है बात। अगर देखें तो अगर पूरी कौम जाग गई है मगर बड़ा कम फ़र्क रह गया है बस अब। और सो मोटो में के हवाले से मैं बता दूँ, हमारे इस केस में भी सो मोटो लिया गया। हमारे केस में था हम बाइज्जत बरी हो गए जब, तो अदालत ने सो मोटो ले लिया कि जी भाई नीचे के केस में जब आप बरी होते हैं या कुछ होता है तो सिर्फ नीचे के कोर्ट के बाद हाई कोर्ट में केस जाता है, अपील एक अपील होती है, एक प्रोसेस है कानून का, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट केस जाता है। ये नहीं हुआ हमारे केस में, सुमोटो हो गया कि जी ये इस केस को वापस से सुना जाए। एक इल्जाम लगाया, बड़ा शोर हो गया, पता नहीं क्या हो गया जी। इल्जाम लगाया कि एक इदारे के एक ब्रिगेडियर साहब ने रिश्वत दी है जज साहब को। हमारे केस में ना हमने रिश्वत दी है ना हमने ली है। हम इल्जाम ये कि एक ब्रिगेडियर साहब ने रिश्वत दी है एक जज साहब पे। अच्छा जी, कैसे आप ये कह रहे हैं जी? कोई दूसरे जज साहब कह रहे हैं मैंने सुना है कि जी इसने रिश्वत दी है। वो जज साहब कह रहे हैं जी मैंने तो नहीं दी, मैं तो नहीं ली रिश्वत। अब वो जिस जज साहब ने ये कहा जी मैंने सुना है, उनके अपने कंडक्ट पे जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है उन्होंने अपने कंडक्ट, उनको उस जज को उस कंडक्ट पे निकाला है कि वो आप उसी इदारे के खिलाफ कई कार्रवाइयां स्पीचेस चीजें कर रहा था उस वक्त, तो उनको उस बेसिस पे निकाला। अब उसकी उधर बात गलत थी, हमारे केस में सही थी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।